वेलकम बैक। आज तक हमने अपने 2 सेशन जेनेटिक्स के ले लिए हैं जिसमें हमने इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी डिस्कस किया था जेनेटिक्स के बारे में। हमारा थर्ड पार्ट आता है जिसमें हम मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे और उसके साथ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे लिंकेज का। तो मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने पी प्लांट पर अराउंड 7 इयर्स की स्टडी की थी और उसके बेसिस पे 3 इंपॉर्टेंट लॉज दिए थे। ठीक है, उसके लॉ में क्या क्या था, एक था लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लास्ट क्या था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इन तीनों के बारे में हम एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे क्योंकि असॉर्टमेंट। ठीक है, तो जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है मेंडल, तो उन्होंने ये तीनों लॉज दिए, तो हमें जानना जरूरी है जब हम जेनेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं इन तीनों लॉज के बारे में। साथ ही अगर आप जेनेटिक डिसऑर्डर्स में पढ़ेंगे तो उसमें हमने 3 डिसऑर्डर्स पढ़े थे, आपको अगर याद हो, जीन रिलेटेड, क्रोमोसोमल और लास्ट था पॉलीफैक्टोरियल। पॉलीफैक्टोरियल जैसे मैंने बताया था इसमें मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं बट जीन रिलेटेड में एक जीन इन्वॉल्व होती है। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा था दोज जीन रिलेटेड डिसऑर्डर्स विच फॉलो मेंडेलियन इनहेरिटेंस एंड दोज विच डू नॉट फॉलो मेंडेलियन इनहेरिटेंस। तो क्योंकि ये दोनों चीजें जानना इम्पोर्टेंट है कि ऐसा क्या है कि जो मेंडल के लॉज को फॉलो कर रहा है और ऐसा क्या है जो मेंडल के लॉज को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये जानने के लिए तो इम्पोर्टेंट है ना कि मेंडल के लॉज ही क्या है। तो इसीलिए मैं एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ ताकि हमें एटलीस्ट ब्रीफ आइडिया हो कि हमने जीन रिलेटेड डिसऑर्डर्स को 2 पार्ट में क्यों डिवाइड किया है। तो सबसे पहले है लॉ ऑफ डोमिनेंस। आपको नाम से ही पता चल रहा है कि अगर मैं एक कैरेक्टर की बात करती हूँ, ट्रेट एक्सप्रेशन की बात करती हूँ, तो एक डोमिनेंट एलील है, एक रेसेसिव एलील है। तो मेंडल ने बोला कि अगर डोमिनेंट प्रेजेंट होगा तो रेसेसिव हो या ना हो, डोमिनेंट ही अपने फिनोटाइप को एक्सप्रेस करेगा। मतलब अगर कैपिटल टी है तो भी प्लांट टॉल रहेगा, स्मॉल टी है तो स्मॉल रहेगा। लेकिन अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो क्योंकि डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है तो स्मॉल टी के होने से भी फर्क नहीं पड़ता, ये अपना फिनोटाइप टॉल ही शो करेगा। तो यही बोला लॉ ऑफ डोमिनेंस कि अगर डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है तो वो अपने आप को डोमिनेट ही रखेगा और अपने आप को टॉल ही एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर रेड और व्हाइट के अंदर मैं बोल रही हूँ, अगर ये रेड फ्लावर है और ये व्हाइट है तो इसका जो कलर रहेगा वो रेड ही रहेगा क्योंकि ये डोमिनेटिंग है, ऐसा। लेकिन इसको प्रूफ रॉन्ग करने के लिए कौन से, मैंने 2 लॉज बताए, रॉन्ग प्रूफ करने के लिए कौन से 2 लॉज थे, लॉ ऑफ कोडोमिनेंस। इसका मतलब जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप है उसमें ए और बी दोनों कोडोमिनेंट है, दोनों ही फ्रेंड्स बहुत डोमिनेटिंग है। इसमें तो नॉर्मली जो डोमिनेंस का लॉ है उसमें एक फ्रेंड बहुत डोमिनेटिंग होता है, रेसेसिव रहता है, लेकिन कोडोमिनेंस में दोनों ही डोमिनेटिंग है, इसलिए कैपिटल ए कैपिटल बी से एक्सप्रेस करते हैं। ऐसे लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसका मतलब पूरा भी डोमिनेटिंग नहीं है। अगर कैपिटल आर और स्मॉल आर मतलब रेड और व्हाइट साथ में आते हैं तो कलर क्या होता है, पिंक होता है। मतलब दोनों ही डोमिनेट नहीं कर पाते एक दूसरे को, बट इनकम्प्लीट डोमिनेंस में वो अपने आप को इंटरमीडिएट कैरेक्टर मतलब पिंक कलर से ही एक्सप्रेस करते हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस समझ आ गया और उसको कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए लॉ ऑफ कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का क्या मतलब है कि मतलब एक फादर है और मदर है। ठीक है, सपोज इनके जीनोटाइप में एक टी था, ठीक है, और ये ऐसा है तो इसमें से एक ही एलील आएगा। ठीक है, हो सकता है गेमीट के अंदर कैपिटल टी दे दे, अगर ये ऐसा हेटेरोजाइगस होता हो सकता था कैपिटल टी दे दे, हो सकता था स्मॉल टी दे दे। इसमें दोनों ही स्मॉल टी है तो दोनों ही स्मॉल टी आएंगे। समझ रहे, एक ही एलील पास ऑन होता है इनटू द गेमीट, जो इनमें से कोई भी हो सकता है, और जो सेग्रीगेट होता है तो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो यूनिवर्सल लॉ है, अगर टी और टी है तो ये दोनों जो एलील्स हैं वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करेंगे और उसमें से एक गेमीट में आएगा। इसमें भी दोनों इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करेंगे और एक गेमीट में आएगा जो आगे ऑफस्प्रिंग में जाके अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। अच्छा, एक और बात है कि सेग्रीगेशन के अंदर हमने एक ही कैरेक्टर के
अगर हमें इसे प्रूव करना है तो इक्वेशन होता है कि कौन से ऐसे से प्रूव होता है, मोनोहाइब्रिड ऐसे से प्रूव होता है। लेकिन यही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात अगर हम करते हैं, ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर हम मोर देन वन कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स की बात होती है, 2 ट्रेट्स की बात होती है, तो उसमें अगर 2 कैरेक्टर है तो 2 जीन होंगे, जीन 1 जीन 2, और इसके भी 2 एलील्स होंगे, एलील 1 और एलील 2, इसके भी 2 एलील होंगे, एलील 1 और एलील 2। लेकिन 2 कैरेक्टर्स के तो 2 सेपरेट जीन के एलील्स हैं, तो इसके अंदर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंदर हम 2 कैरेक्टर की बात करते हैं, 2 जीन्स की बात करते हैं। तो 2 जीन्स जो हैं वो अपने अपने इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे, उनका एक क्रोमोसोम पे है, ठीक है, ये सपोज जीन 1 है, ये जीन 2 है, तो ये जब अपने एलील्स एक्सप्रेस करेंगे ऑफस्प्रिंग में जाके तो वो इंडिपेंडेंटली करेंगे, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे। समझे, इसमें एक कैरेक्टर की बात थी, मोनोहाइब्रिड ऐसे से 2 एलील के बारे में डिस्कशन हो रही है, इसमें 2 जीन की बात है, तो टेक्निकली कह सकते हैं 4 एलील, या कह सकते हैं 2 जीन्स लोकेटेड ऑन सिमिलर क्रोमोसोम भी है, तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगे। और इसको हमें एक्सप्रेस कैसे करना है, प्रूव कैसे करना है, डाईहाइब्रिड ऐसे से, क्योंकि इसमें 2 कैरेक्टर्स इन्वॉल्व है। समझ रहे, इसमें एक ही कैरेक्टर इन्वॉल्व है तो एक ही जीन कंट्रोल करेगा ना, तो उसके एलील्स की सेग्रीगेशन की बात हो रही है। इसमें 2 कैरेक्टर्स है तो 2 जीन्स है, 2 जीन्स की बात हो रही है, इसमें एक जीन की, इसमें 2 जीन की, एक कैरेक्टर की, 2 कैरेक्टर की। मोनोहाइब्रिड ऐसे से प्रूव करते हैं, डाईहाइब्रिड ऐसे से प्रूव करते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या हम यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है लिंकेज। अब लिंकेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो भी इसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट होने नहीं दे रहा है लिंकेज का कॉन्सेप्ट। तो लिंकेज का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जो बेटसन ने दिया था, ठीक है, ये सारे लॉज मेंडेलियन लॉज है, ये बेटसन ने बोला कि हो सकता है जब मेंडल ने अपने पी प्लांट पे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए तो जो 2 जीन्स थे वो इतने वेल सेपरेटेड थे कि उन्होंने इंडिपेंडेंटली असॉर्ट किया होगा। ठीक है, हो सकता है पी प्लांट के एक्सपेरिमेंट के टाइम में मेंडल ने देखा होगा कि दोनों जीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर असॉर्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे जीन्स होते हैं जो क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं। हो सकता है यहाँ पे भी ग्रुप हो, यहाँ पे भी ग्रुप हो, इतना क्लोजली रिलेटेड है वो कि वो इतने बेस्ट फ्रेंड्स हैं कि वो साथ में ही इनहेरिटेड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ हैप्लोटाइप। इसका एग्जांपल बताती हूँ मैं, जैसे HLA लिंक जीन्स बोलते हैं हम। HLA पता है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, ठीक है, जो बेसिकली MHC होता है, ठीक है, ह्यूमन फॉर्म का पार्ट क्या है, HLA। तो HLA लिंक जीन्स 6p क्रोमोसोम पे होते हैं, ठीक है, 6p क्रोमोसोम, सपोज मान लो कि 6 है और ये p एक सेगमेंट है, ठीक है, तो ये 6p है, 6 क्रोमोसोम का छोटा वाला सेगमेंट या पिटाइड सेगमेंट, ये स्मॉलर सेगमेंट, ये बड़ा वाला सेगमेंट है, ये छोटा वाला सेगमेंट है। तो 6p पे HLA के जो ABC है, बेसिकली C, मतलब ऐसे हो गए ABC जो जीन्स हो गए, देख रहे दोनों तीनों ही डोमिनेंट है, ठीक है। तो ये जो इतने क्लोजली एसोसिएटेड है कि ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में टुगेदर जाते हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो रहे हैं, टुगेदर लिंक जीन्स है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेंडल के अकॉर्डिंगली 2 जीन्स जो 2 कैरेक्टर्स को अफेक्ट कर रहे थे वो दोनों इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, लेकिन बेटसन ने बोला नहीं, कुछ जीन्स जो क्रोमोसोम में बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं वो लिंक हो जाते हैं और उनकी टेंडेंसी होती है टू बी इनहेरिटेड टुगेदर एज अ हैप्लोटाइप। उसमें क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बहुत कम होते हैं, नहीं होते हैं। लिंकेज इसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं होने दे रहा है। डोमिनेंस को कौन नहीं होने दे रहा, को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं है हर जगह डोमिनेंस फॉलो। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को कौन नहीं एक्सेप्ट होने दे रहा, लिंकेज का फिनोमिनन नहीं होने दे रहा। प्लस लिंकेज किस चीज पे डिपेंड करती है, क्लोजर देयर लोकेशन ऑन द क्रोमोसोम, जितनी पास वो एक क्रोमोसोम में लोकेटेड है उतना उनका टेंडेंसी टू बी इनहेरिटेड टुगेदर ज्यादा हो जाता है। तो हो सकता है कि मेंडल ने जो कैरेक्टर से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट प्रूव किया था वो जीन्स क्रोमोसोम पे बहुत वाइडली सेपरेटेड हो, इसलिए दोनों के कैरेक्टर्स वाले जीन्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो गए हो। लेकिन कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कि HLA लिंक जीन्स, क्योंकि वो क्लोजली एसोसिएटेड है, इससे मतलब समझ सकते हो कि ये
बेस्ट फ्रेंड्स हैं तो क्लोज साथ में इनहेरिट हो रहे हैं, और किनकी बेस्ट फ्रेंड्स होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, जो घर पे पास पास रहते हो, जिनके जो नेबर्स हो, नेबर्स के हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। हमेशा आपको रूममेट्स, एक ही रूम में अगर लोग रह रहे हैं 2 लोग, उनको हमेशा साथ में देखने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। सिमिलरली जो क्लोजली एसोसिएटेड जीन्स है ऑन अ क्रोमोसोम, किसी भी सेगमेंट पे, किसी लोकस पे क्लोजली एसोसिएटेड है, उनकी टेंडेंसी लिंक होने की ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये थे मेंडेलियन कॉन्सेप्ट जिसके अकॉर्डिंगली जीन इनहेरिटेड। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, मेंडेलियन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, और हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नॉन मेंडेलियन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। इन दोनों को पढ़ने से और इनके डिफरेंसेस पढ़ने से हमारे लिए इजी हो जाएगा ये समझना कि जीन रिलेटेड डिसऑर्डर्स फॉलोइंग मेंडेलियन इनहेरिटेंस और जीन रिलेटेड डिसऑर्डर्स नॉट फॉलोइंग मेंडेलियन इनहेरिटेंस में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और प्लीज शेयर कीजिएगा। थैंक यू।